हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, इस समय हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत उनकी पंक्तियों को देख रहे हैं, जिसमें हमने बहुत से कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियों को कल की क्लास में देखा है। और आज हम बात करेंगे संप्रदाय निरपेक्ष, जिसमें आते हैं मीराबाई और रसखान जी। तो मीराबाई की अगर हम बात करें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कि परीक्षा में कई बार ये पूछी भी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे 6 पंक्तियां बताई गई हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर बार ये परीक्षा में आई हुई हैं। तो 6 ही हैं, तो 6 को हम लोगों को याद करना है अच्छे से। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के द्वारा। तो चलिए एक एक पंक्तियों को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई की। जो पहली पंक्ति है वो है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये वाली पंक्ति जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई है? ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। कल की क्लास जिन लोगों ने मेरी देखी होगी, उसमें कल एक इसी से मिलती जुलती पंक्ति थी कि बसो मेरे नैनन में दो चंद। बसो मेरे नैनन में दो चंद, ये वाली जो पंक्ति थी वो श्रीधर भट्ट की थी। उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया था कि भाई चंद जो है वो किसी दो तो होते नहीं है, एक ही चंद होते हैं। तो कैसे किसी के नैनों में दो चंद बस जाते हैं? तो गुस्से में डांटता है कि भट्ट, ऐसा थोड़ी ना होता है किसी के नैनों में दो चंद बसेंगे। तो वो वाली पंक्ति जो है वो श्री भट्ट की हो गई। लेकिन अगर आएगा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल के बसने की बात होगी, तो ये वाली जो पंक्ति है ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। दोनों में अंतर समझिएगा। आगे देखिएगा, इनकी अगली पंक्ति है, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। और मन रे परस हरि के चरण, ये वाली पंक्ति किसकी है? ये भी मीराबाई के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। मन रे परस हरि के चरण, याद रखिएगा। अगली जो पंक्ति है वो है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के द्वारा। काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है और ये भी नेट के पेपर में कई बार ये पंक्ति जो है पूछी गई है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, किसकी पंक्ति है? मीराबाई के द्वारा पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, अगली पंक्ति है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहती हैं कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये वाली पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी मीराबाई के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। और ये भी प्रश्न आपका जो है नेट में पूछा गया है, पहले आ चुका है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति है, जोगी मत जाई पाई पर चेरी तेरी हो, प्रेम भगति को पौड़ा ही न्यारो, हमको गैल बता जा। जोगी मत जाई पाई पर चेरी तेरी हो, ये वाली पंक्ति जो है ये भी मीराबाई के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये भी आपकी नेट में पूछी गई है। आप जो पहली पंक्ति, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये चारों जो पंक्तियां हैं ये आपकी परीक्षा में पूछी गई हैं और सभी की सभी महत्वपूर्ण भी हैं। तो कहते हैं जोगी मत जा, जोगी मत जा कौन कहता है? मीराबाई कहती हैं। मीराबाई बार बार कहती हैं कि जोगी मत जा मत जा, जोगी मत जा मत जा। तो मना कौन करता है? जोगी को मना कौन करता है कि मत जाइए? तो ये कौन करता है? मीराबाई करती हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ये मीराबाई की पंक्ति है। जाके सिर मोर मुकुट, ये वाली पंक्ति किसकी है? ये भी मीराबाई की है। फिर आगे है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसको भी मैंने बताया कैसे याद करेंगे, तो ये मीराबाई की पंक्ति है। तो ये सारी पंक्तियों को ध्यान रखिएगा। एक लास्ट इनकी पंक्ति है, पग बांध घुघरू नाचारी। तो एक आप लोगों ने गाना सुना होगा कि पग बांध घुघरू मीरा नाची रे, तो उसमें मीरा शब्द आया ही है। ये बहुत प्रसिद्ध गाना भी है, अमिताभ बच्चन का है इसमें रोल, आपने देखा होगा शायद। तो ये वाला सॉन्ग सभी को याद भी होगा, क्योंकि पग बांध घुघरू मीरा नाची रे, तो उसी से आप इस पंक्ति को याद रख सकते हैं कि किसकी पंक्ति है? ये मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे मीराबाई की हम लोगों ने 6 पंक्तियों को देखा। और इसके आगे अगर हम बात करें तो अगले जो कवि हैं वो हैं रसखान जी। रसखान की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी जो पहली पंक्ति है वो है,
मानुष हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान। अब यहाँ पे देखिए रस खान शब्द आया ही है, तो इस पंक्ति में कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रस खान से आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से, ये रस खान की ही पंक्ति है। अगली जो पंक्ति है वो है, या लकुटी और कामरिया पर रास तिनुपुर को तज डारो। या लकुटी और कामरिया पर राज तिनुपुर को तज डारो। अब इसमें देखिए कामरिया शब्द आया है। यहाँ पर जो कामरिया शब्द लिखा है, आप जानते हैं भोजपुरी में एक सॉन्ग चला है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही लोगों ने सुना है, हर किसी ने सुना होगा, इनफैक्ट आप सबने भी सुना होगा। वो गाना है जिसमें वो जो लॉलीपॉप वाला सॉन्ग है, उसमें कमरिया आता है ना, तो कमरिया शब्द उसमें आया है ना, तो उस गाने से आप इसको कनेक्ट करिएगा। कामरिया आया है तो कामरिया वो वाला सॉन्ग याद रखिएगा। और उसमें लास्ट में है ना लॉलीपॉप लागेलू, तो लॉलीपॉप, अगर जो लॉलीपॉप खाने वाला आता है, वो जब आप बच्चों को देते हैं तो बच्चे जब उसको मतलब उस लॉलीपॉप को जब खाते हैं तो क्या निकलता है उसमें से रस ही तो निकलता है। लॉलीपॉप में क्या निकलता है, रस ही तो निकलता है ना लॉलीपॉप से। तो रस से याद हो जाएगा, रस खान की पंक्तियां हैं। और इसमें जो है कामरिया, कामरिया शब्द से उस सॉन्ग को याद रखिएगा। हाँ, लगावेलू जब लिपस्टिक, ही लेला आधा डिस्टिक, जीला टॉप लागेलू। तो उसमें है ना आगे कामरिया। मुझे गाना ही नहीं याद है पूरा, तो मैं क्या बताऊँ। बाकी शादी ब्याह में अगर ये गाना ना चले तो जान जाइए शादी का पूरा मज़ा ख़राब हो जाए। तो ठीक है, इससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं, बस याद करने के लिए बता रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा, बस याद करने का ये तरीका बताया जा रहा है कि आप क्लास में परीक्षा के दौरान अगर ये पंक्ति आती है तो आप दिमाग में इसको कैसे याद रखेंगे कि ये रस खान की पंक्ति है। नेक्स्ट में देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है, ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गानन, वेद रिया सुनि चौगुने चायन। कहते हैं ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गायन। अब यहाँ पे इस लाइन को पकड़िएगा। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो लिखा है ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गायन, तो इसमें ये लाइन को पकड़िएगा और इससे याद करिएगा। अच्छा, इसमें बहुत से लोग होंगे जिनको पुराने सॉन्ग पसंद होंगे, तो आप बताइए जब पुराने सॉन्ग हम सुनते हैं तो उसमें हमको रस मिलता है, या जो आजकल के इंग्लिश सॉन्ग आते हैं उसमें रस मिलता है। तो आप कहेंगे नहीं, रस अगर लेना है तो हमें पुराने गाने सुनने चाहिए। पुराने गाने सुनिए तो वो एक होता है ना कि वो हमको टच कर जाता है, वो सारे सॉन्ग कहीं ना कहीं तो हमारे मन को टच कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है और उनसे हमें रस मिलता है। किन गानों से, कोई पूछे किन गानों से रस मिलता है तो हर कोई कहेगा भाई हमें पुराने गाने जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने गानों से रस मिलता है, आज के गानों से नहीं। तो वही पुराने गाना रस मिलता है, रस से हो जाएगा रस खान। और ये कहते हैं ब्रह्म में ढूंढियो पुरानन गान, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्म, मैंने ढूंढा, मैं तो पुराने गाने में रस को ढूंढता हूँ, मुझे जो रस मिलता है वो पुराने गाने में मिलता है, आज के गानों में नहीं मिलता है। तो पुराने गानों में रस मिलता है, रस से हो जाएगा ये रस खान की पंक्ति है, याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट में देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गले पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वालन संग फिरोगी। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी जो है रस खान के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, रस खान के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं मोर पंख सिर ऊपर राखो, कहते हैं जो मोर का पंख है, हाँ, मोरे पंख सिर, मेरे मोर के पंख को सिर के ऊपर रखो। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसी लाइन को पकड़िएगा, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। कहते हैं आप जानते हैं कृष्ण जी के सिर के ऊपर मोर का पंख लगा होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी बच्चे को तैयार कर दीजिए, कोई छोटा सा बच्चा है उसको आप तैयार कीजिए और उसके सिर के ऊपर, जैसे अभी जन्माष्टमी का समय चल रहा है, जन्माष्टमी तो बीत चुकी, तो हर किसी जिसके घर में भी छोटा बच्चा है सबने कान्हा जी बनाया है सारे बच्चों को, अपने अपने बच्चों को, तो मोर का पंख लगाते तो क्या लगता है, बड़ा ही रस मिलता है ना, बच्चों को देख के बड़ा ही आनंद आता है। हर किसी ने स्टेटस लगाया है। तो मोर पखा सिर ऊपर राखियो, तो याद रख सकते हैं कि मोर के पंख को सिर के ऊपर रखने से क्या मिलता है, रस मिलता है, रस से हो जाएगा ये रस खान की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जानहि निरंतर गावे, ताहि अहिर की छोहरियाँ, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये वाली किसकी पंक्ति है, तो ये भी जो है रस खान की पंक्ति है। कहते हैं
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। कई लोग हैं, शेष हैं, महेश हैं, गणेश हैं, दिनेश हैं, सुरेश हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये निरंतर गाने गा रहे हैं और जिसको चाहे उसको छछिया भर छाछ पर नाच नचा रहे हैं। इससे उनको क्या मिल रहा है, इससे उनको रस मिल रहा है। कहते हैं ना, शेष महेश गणेश दिनेश, 3-4 व्यक्ति हैं, उन लोगों के नाम क्या है, महेश है, गणेश है, दिनेश है, सुरेश है। ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद तो निरंतर गा रहे हैं, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो गाने गा रहे हैं और जिसको मन कर रहा है उसको छछिया भर छाछ पे नचा रहे हैं अपने गानों पे। क्यों नचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उससे रस की अनुभूति हो रही है, उनको रस मिल रहा है। जब आप किसी को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं तो क्यों नचाते हैं, आपको खुशी मिलती है कि वो मेरे इशारों पे नाचे, होता है कि नहीं। तो खुद तो गाएंगे और सामने वाले को नचा रहे हैं अपने इशारों पे। इससे आपको याद हो जाएगा कि ये किसकी पंक्ति है, ये रसखान की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, धुरि भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगनापक, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी रसखान के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, धूल से भरे जो श्यामजू यानी कि जो कृष्ण जी हैं वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके जो सिर है उस पर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजनी बाजत पीरी कछोटी। तो ये पूरी जो पंक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है, ये रसखान के द्वारा कही गई है। अब आप कृष्ण जी के जब बचपन वाली उस रूप को देखेंगे जिसमें वो क्या कर रहे हैं, धूल से भरे हुए हैं। भाई अब मिट्टी पे अगर घुटनों के बल चलेंगे तो धूल तो लगेगा ही, तो धूल से भरे हुए जो कृष्ण जी हैं वो बहुत अत्यधिक सुंदर दिख रहे हैं, और वैसे ही उनके सिर पर वो जो चोटी बंधी है वो भी बहुत सुशोभित हो रही है। ये सब देख के, ये सारा दृश्य देख के आपको क्या मिलता है, आपको रस मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, रस मिलता है। तो रस से याद हो जाएगा रसखान की ये वाली भी पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, होति जूपे कुबरी हया सखी, भरी लातन मुका बकोटती खेती, लेति निकाय हिये की सबैनक, छेद के कौपी पिराई के देती। तो छेद के कौड़ी पिराई के देती, ये वाली पंक्ति किसकी है, तो ये भी जो है रसखान के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो ये वाली जो पंक्ति अभी हमने पढ़ी, यहाँ पे आप कुछ शब्दों को पकड़िएगा। लिखा है लातन मुका, ठीक है, इस शब्द को पकड़िएगा, लातन मुका बकोटत केती। भाई रस, अगर किसी को रस नहीं मिलेगा, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में हर कोई रस लेने के लिए क्या करता है, लात मुके भी खाता है, और जब लात मुके पड़ेगा तो पिराई, भाई दर्द, पिराई मतलब दर्द, पिरा रहा है, दर्द हो रहा, गांव में बोलते ना बड़ा पिरात वैदहिया, तो पिराना मतलब यानी कि दर्द हो रहा है। तो भाई अब लात और मुके से किसी को मार पड़ेगी तो दर्द तो होगा ही, तो लातन मुका भी पड़ी और दहियों पिरात बाय। तो ये सब किस लिए हो रहा है, रस के लिए। बताइए, रस के लिए लोग लात मुके भी खा रहे हैं। जिंदगी में हर किसी को रस चाहिए, और रस के लिए क्या कर रहे हैं, रस के लिए लोगों को लात और मुके भी पड़ रहे हैं, शरीर में दर्द भी हो रहा है, फिर भी इनको रस चाहिए, रस की अनुभूति इन्हें करनी है। तो रस से याद हो जाएगा कि ये रसखान की है, और लातन मुका पड़ रहा है, दर्द भी हो रहा है, फिर भी ये रस के पीछे पड़े हैं, यानी कि इन्हें रस चाहिए, यानी कि ये पंक्ति किसकी है, रसखान की है। तो इससे आप इन्हें आसानी से ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, कार्य उपाय बांस डोरिया कटाए, ना ही उपजेगा बांस डोरिया कटाए। लिखा है, कार्य उपाय बांस डोरिया कटाए, ना ही उपजेगा बांस डोरिया कटाए। ये वाली पंक्ति जो है रसखान के द्वारा लिखी गई है। कटाए कटाए शब्द, डोरिया डोरिया शब्द 2 बार आया है, बांस बांस शब्द। तो आप इससे ध्यान ही रख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट पंक्ति है, तो याद रहेगा ये रसखान के द्वारा लिखी गई है। अगली पंक्ति है, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। ये वाली पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी रसखान के द्वारा लिखी गई है। इसके नीचे की लाइन है, कोटिक हौकल दौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक हौकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। ये पूरी पंक्ति है।
तो ये पूरी जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रसखान के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे भी देखिए रसखान शब्द आया है तो आसानी से याद रहेगा। अगली पंक्ति है, जेहि बिनु जाने कछु नहीं, जानियो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के, रहिन जात कछु शेष। ये वाली पंक्ति भी रसखान के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे क्या है? जेहि बिनु जाने कछु नहीं, जानियो बात विशेष। देखिए हर लोग क्या होता है, विशेष बात जानने का रस लेते रहते हैं। मतलब कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है उसका रस हर कोई लेना चाहता है। यानी कि विशेष बात का हर कोई रस लेता है। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि भाई इनकी लाइफ में क्या चल रहा है हमें जानना है, तो घुसे पड़े रहते हैं और उनको बड़ा मज़ा मिलता है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर बुरा चल रहा है तो उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो विशेष बात, कुछ लोग तो होते हैं जो विशेष बात जानने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, तो कह सकते हैं ना, जान्यो जात विशेष। तो विशेष चीज़ जानने के में भी लोग रस लेते हैं। विशेष चीज़ जानने में बड़ा रस मिलता है लोगों के बारे में। तो रस से याद हो जाएगा, ये भी रसखान की पंक्ति है। तो यहाँ पर हमने जो है संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत मीराबाई और रसखान दोनों लोगों की जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी अभी तक की जो परीक्षा में पूछी गई हैं उनका हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन कर लिया है, और जो जो कनेक्ट करने लायक था उनको भी हमने कनेक्ट करके बता दिया है। आसानी से इसको आप याद भी रख सकते हैं और याद रखिएगा भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर परीक्षा में बनते हैं। चलिए आगे इसके बारे में कुछ और पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। देखिएगा, हेडिंग दिया है भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां एवं कवि। भक्ति काल के कुछ अन्य काव्य प्रवृत्तियां और उनके कवि हैं जो बच गए हैं, उनको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आता है वीर काव्य। वीर काव्य की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है, सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल छंद डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। कहते हैं 1454 ईस्वी में श्रीधर जी के द्वारा एक रचना लिखी गई है रणमल छंद, जो कि किस भाषा में है? डिंगल भाषा में है, और ये ऐतिहासिक चरित काव्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। तो कहते हैं ना कि अगर कोई हमारे रणभूमि या हमारे रण क्षेत्र, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे रण में डींग मारते हुए आएगा, क्या करते हुए आएगा? डींग मारते हुए आएगा, तो सीधे सिधर जाएगा, फिर इतिहास के पन्नों पर उसका नाम मिलेगा। कैसे याद करेंगे? अगर कोई हमारे रण में डींग हाँकते हुए, रण से हो जाएगा रणमल छंद, डींग हाँकते हुए डिंगल भाषा, डींग हाँकते हुए आएगा तो वो सीधा सिधर जाएगा यानी कि सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। तो श्रीधर से श्रीधर याद हो जाएगा, और जब वो सीधे मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसके जो नाम है वो कहाँ पे मिलेंगे? इतिहास में मिलेंगे। इतिहास से हो जाएगा ऐतिहासिक चरित काव्य है, इतिहास के पन्नों पर मिलेंगे, तो ऐतिहासिक चरित काव्य है। और पन्नों से याद रखिएगा ये प्रथम ग्रंथ है, और कब का है? 1454 ईस्वी में लिखा गया है। तो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा इसकी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो रणमल छंद है वो श्रीधर के द्वारा लिखी गई रचना है, डिंगल भाषा में लिखी गई है, और ये ऐतिहासिक चरित्र काव्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 1454 ईस्वी में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। रणमल छंद में ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटर के सूबेदार जफर खां के युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। कहते हैं जो रणमल छंद रचना है श्रीधर की, अभी हमने पढ़ी है, इसमें ईडर के राजा रणमल राठौर और पाटड़ के सूबेदार जफर खां युद्ध का वर्णन 70 छंदों में निबद्ध है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि युद्ध का वर्णन किनके बीच युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था रणमल राठौर और पाटड़ के सूबेदार थे जफर खां, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में कितने छंदों में ये युद्ध का वर्णन किया गया है? तो 70 छंदों में, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भक्ति काल के अन्य वीर काव्य और कवि निम्नांकित हैं। जो भक्ति काल के अन्य वीर काव्य हैं और उनके कवि हैं उनको हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ग्रंथ आता है वो देखिएगा। सबसे पहले ग्रंथ है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो है ये नल्ल सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है, 1543 ईस्वी में लिखी गई है। छंदों की संख्या कितनी है? 42 है। छंदों की संख्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
भक्ति काल की बात हो रही है कि भक्ति काल में जैसे ज़्यादातर जो वीर काव्य रचनाएं लिखी गई थी वो आपको आदि काल में मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग भक्ति काल में भी रचनाएं किए थे, जिसमें से जो विजयपाल रासो है ये भक्ति काल में ये रचनाएं की गई थी जो नल्ल सिंह के द्वारा लिखी गई थी। वर्ष क्या है 1543 है इसका समय। छंदों की संख्या कितनी है 42 है। विषय की बात करें तो इसमें विजयपाल और पंग के युद्ध का वर्णन प्रस्तुत है। नेक्स्ट में देखिएगा अगली जो रचना है वो है राउ जैतसी रासो। राउ जैतसी रासो, इसके लेखक का नहीं पता है कि इसकी रचना किसने की, पर यह भी रचना 1543 ईस्वी में की गई है। 90 छंदों में ये रचना विभक्त है। और विषय की बात करें तो राव जैतसी और कामरान के युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। राव जैतसी से याद हो जाएगा, इस ग्रंथ का नाम ही है राव जैतसी रासो। इसमें राव जैतसी और कामरान के युद्ध का वर्णन इसमें प्रस्तुत है। अगली रचना है विदुर छिहत्तरी। विदुर छिहत्तरी जो रचना है ये दुर्सा जी आढ़ा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, दुर्सा जी आढ़ा। और इसका समय नहीं पता है, लेकिन इसमें जो छंदों की संख्या है वो 76 है और ये जो है दोहों में लिखी गई है। 76 दोहे हैं इसमें, और इसमें लिखा है ना विदुर छिहत्तरी, तो छिहत्तरी से याद रहेगा कि इसमें जो छंदों की संख्या बताई गई है जो कि दोहे में है तो ये 76 है, ठीक है। और इसमें जो है महाराणा प्रताप का यशोगान का वर्णन है। महाराणा प्रताप के यशोगान का वर्णन किसमें मिलता है, विरुद्ध छिहत्तरी नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट में देखिएगा राणा सांगो। राणा सांगो की जो रचना है वो है दयाराम। क्या है, राणा सांगो की रचना है दयाराम। 1624 ईस्वी में लिखी गई है और छंदों की संख्या 875 है। इसमें सिसोदिया कुल के राजाओं का वर्णन मिलता है। जो राणा सांगो रचना है इसमें जो है किसके कुल के राजाओं का वर्णन मिलता है, तो सिसोदिया कुल के जो राजा लोग थे उनका वर्णन इसमें मिलता है। और राणा रासो रचना किसकी है, ये दयाराम की है। 1624 ईस्वी में लिखी गई है। कैसे याद रखेंगे, एक गाना आपने सुना होगा कि राणा जी मुझे माफ़ करना गलती हमारे से हो गई, सुना होगा ना आप सभी ने। तो उसी में याद कर सकते हैं कि राणा जी, उसमें तो है राणा जी मुझे माफ़ करना, यहाँ पे याद करिएगा कि राणा जी मुझ पर दया करिए, 2-4 तो गलतियाँ हो जाती हैं, 2-4 गलती जो मुझसे हो गई है तो राणा जी उस गलती के लिए मुझ पर दया कीजिए। उसमें है राणा जी मुझे माफ़ करिए, इसमें कह दीजिए राणा जी मुझ पर दया कीजिए, 2-4 गलती मुझसे हो गई उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो याद हो जाएगा 2-4 यानी कि 1624 इसका समय हो गया, और दया कीजिए यानी कि दयाराम की रचना है। अगली देखिएगा, अगली जो रचना है वो है रतन रासो। रतन रासो जो है ये कुंभकर्ण की रचना है। लेखक कौन है, कुंभकर्ण है। 1624 ईस्वी में लिखी गई रचना है। विषय क्या है, रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन इसमें किया गया है। किसमें, रतन रासो नामक जो रचना है इसमें रतलाम के महाराज रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन देखने को मिलता है। कवि कौन है, कुंभकर्ण जी हैं। 1624 ईस्वी में ये रचना लिखी गई है। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कहते हैं जो कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण का नाम आपने सुना है ना, किसने सुना है, रामायण में कुंभकर्ण का नाम सुना है ना। तो जो कुंभकर्ण है वो सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो जब कोई बहुत ज़्यादा देर तक सोता है तो क्या होता है कि कुंभकर्ण हो, क्या उठना है कि नहीं उठना है। तो देखिएगा कहते हैं कि जो कुंभकर्ण है उसके पास 24 कैरेट की खान है। 24 कैरेट की क्या है, 24 कैरेट की खान है। जानते हैं 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध माना जाता है। हाँ, तो ये चीज़ आप जानते हैं। तो रतन जो है, रतन से मतलब रत्न को कनेक्ट करिएगा। तो कहते हैं कुंभकर्ण जो है उसके पास 24 कैरेट की खान है जो रतलाम के रतन सिंह से लिया है। जो उसने क्या किया है, उसके पास 24 कैरेट की खान है। किसके पास, कुंभकर्ण के पास 24 कैरेट की खान है जो उसने रतलाम के रतन सिंह से लिया है। रतलाम से हो जाएगा रतलाम के महाराज रतन सिंह का इसमें प्रशस्ति वर्णन है। तो रतलाम के रतन सिंह से उसने उस 24 कैरेट का जो रत्न है, जो सोना है, वो किसके पास है, वो कुंभकर्ण के पास है। और कहाँ से उसने लिया, रतलाम के महाराज रतन सिंह से उसने लिया। इस तरीके से याद करिएगा, याद हो जाएगा। अगली रचना है क्यामखा रासो।
क्याम-खा रासो ये किसकी रचना है? तो ये है न्यामत खाजान की है। क्याम-खा रासो न्यामत खाजान की है, 1634 ईस्वी में है। क्याम-खा चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन इसमें देखने को मिलता है। क्याम-खा चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन क्याम-खा रासो नामक रचना में देखने को मिलता है, 1634 की रचना है। कैसे याद रखेंगे? कहते हैं भाई 34 है, इसको बना लीजिए 3 और 4। कहते हैं 3-4 पूड़ी खा तब चौहान के वंशजों से युद्ध कर। 3-4 पूड़ी खा, खा से हो जाएगा क्याम-खा रासो। यहाँ पे लिखा ना क्याम-खा रासो, ऐसे पूछ रहा मतलब क्याम-खा रासो मतलब क्या खाऊं मैं, क्या खाऊं मैं? तो कहते हैं न्यामत खा जा, हाँ न्याय मत खा जा। क्याम खा रासो मतलब क्या खाऊं, तो वो बताते हैं खा से ये भी याद हो जाएगा, खाजान मिलता जुलता ही है, तो याद हो जाएगा कि इसके लेखक कौन है? न्यामत खाजान। ठीक है, तो क्याम खा रासो मैं क्या खाऊं, तो कहते हैं 3-4 पूड़ी खा, 3-4 पूड़ी खा और तब जाके चौहान के वंशजों से युद्ध कर। तब जाके जो है चौहान के वंशजों से युद्ध कर, यानी कि चौहान से हो जाएगा चौहान के वंशजों का युद्ध वर्णन इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो ये हो गई भक्ति काल की जो वीर काव्य रचनाएं और उनके कवि थे, उनके बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लिया है। अब आगे बात करते हैं प्रबंधात्मक चरित्र काव्य। प्रबंधात्मक चरित्र काव्य में पहला पॉइंट देखिएगा, सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युमन चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। कहते हैं कि सन 1354 ईस्वी में जैन कवि हैं एक, जिनका नाम है सुधारू अग्रवाल। इन्होंने एक रचना लिखी थी उस रचना का नाम है प्रद्युमन चरित। ये हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट में देखिएगा, भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य निम्नांकित है। अभी तक हमने देखा भक्ति काल के वीर काव्य और उनके कवियों के बारे में। अब हम देखेंगे भक्ति काल में जो प्रबंधात्मक चरित्र काव्य लिखे गए वो कौन कौन से लिखे गए हैं। सबसे पहले आती है रचना पंच पांडव चरितरास, जो कि शालिभद्र सूरि की रचना है। पंच पांडव चरितरास कई बार पूछी भी गई है ये रचना, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके जो लेखक हैं वो हैं शालिभद्र सूरि जी। भाषा की बात करें तो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। ये जो भाषा है पंच पांडव चरितरास की, ये अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। दूसरी रचना है गौतम रास, ये भी भक्ति काल के अंतर्गत प्रबंधात्मक चरित्र काव्य है। गौतम रास की बात करें तो इसके लेखक का तो नहीं पता है, पर इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। इसकी भी भाषा यही है, अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी। इसके बाद अगला जो ग्रंथ है वो है हरिश्चंद्र पुराण। हरिश्चंद्र पुराण जो है ये जाखू मड़ियार की है और भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। जाखू मड़ियार की रचना है हरिश्चंद्र पुराण। भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में है कुमारपाल रासो। कुमारपाल रासो देवप्रभ की है। कुमारपाल रासो किसकी रचना है? भक्ति काल की बात हो रही है तो कुमारपाल रासो जो है ये देवप्रभ की रचना है और भाषा इसकी कैसी है? राजस्थानी है। भाषा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के टाइम में जो परीक्षा का पैटर्न है वो भाषा हो गई, छंद हो गई, इन सब चीज़ों से ज़्यादा पूछी जाती है कि इस ग्रंथ का ये जो रचना लिखी गई है इसकी भाषा क्या है, इसमें छंदों की संख्या क्या है, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस क्या है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो कुमारपाल रासो है ये देवप्रभ की रचना है और भाषा इसकी राजस्थानी हिंदी है। इसके बाद आगे देखिएगा, अगली जो रचना है वो कान्हड़ देव प्रबंध है। इसकी बात करें तो ये रचना जो है ये रचना जो है पद्मनाभ की है। इसके लेखक कौन है? पद्मनाभ जी इसके लेखक हैं। भाषा की बात करें तो ये भी भाषा जो इसकी है वो भी राजस्थानी हिंदी भाषा है। किसकी? कान्हड़ देव प्रबंध, ये पद्मनाभ की रचना है और इसकी भी भाषा कैसी है? तो राजस्थानी हिंदी भाषा है इसकी भी। आगे देखिएगा नीति काव्य। नीति काव्य की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सन 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। ये प्रश्न बनता है, शुद्ध से भी अच्छा जो होता है, शुद्ध से भी शुद्ध होता है,
हाँ, उसको बोलते हैं विशुद्ध। तो कह रहे हैं 1486 ईस्वी में पद्मनाभ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की थी 1486 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पद्मनाभ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसमें कुल 53 छप्पे हैं। कहते हैं जो पद्मनाभ है इन्होंने विशुद्ध रूप से नीति काव्य की रचना की। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, इन्होंने किस शीर्षक से नीति काव्य की रचना की थी? तो वो है डूंगर बावनी, और इसमें जो छप्पों की संख्या है वो 53 बताई गई है। तो कहते हैं, देखिए, कहते हैं जो बावनी लोग होते हैं, बावनी थोड़ी यानी कि बावली यानी कि पागल। तो कहते हैं, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कोई बोल कहते हैं ना, भैया तेरे प्यार में तो ये बावली हो गई। तो बावली, यहाँ बावनी है, बावनी को बावली बना लीजिए। तो कहते हैं जो बावनी हो जाते हैं, जब कोई बावनी हो जाता है, किसी के प्रेम में पड़ के कोई बावनी हो गया, पागल हो गया, तो वो जब अपने पग रखता है, जो बावनी लोग होते हैं जब वो अपने पग रखते हैं, पद रखते हैं कहीं पे, तो डगमग डगमग करते हैं, क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं। वो अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं, तो कह सकते हैं ना, बावनी लोग जब अपने पद कहीं पे रखते हैं तो डगमग डगमग होते हैं, डगमगा के रखते हैं। तो डगमग डगमग से डूंगर याद हो जाएगा। तो डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना किसने की थी? ये किया था पद्मनाभ ने। इसमें छप्पियों की संख्या कितनी है? तो 53 छप्पे इसमें लिखे गए हैं। आगे देखिएगा, भक्तिकालीन अन्य नीति काव्य और नीतिकार निम्नलिखित हैं। जो भक्ति काल के अन्य नीति काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं और नीतिकार जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है उन्हें हम बोलते हैं नीतिकार। नीति काव्य लिखने वाले ग्रंथकार को हम नीतिकार बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आगे अब हम नीतिकार कवियों को देखेंगे और उनके रचनाओं को भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नीतिकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं ठाकुर सिंह। ठाकुर सिंह की जो रचना है, पहली रचना है कृपण चरित्र, 1523 ईस्वी में लिखी गई है। दूसरी रचना है पंचेंद्र बेली, ये 1528 की रचना है। कृपण चरित्र और पंचेंद्र बेली ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ठाकुर सिंह की है। तो कृपण चरित्र जो है वो 1523 ईस्वी की है। हाँ, और पंचेंद्र बेली जो है ये 1528 ईस्वी की है। दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं छीहल। अगले जो नीतिकार कवि हैं वो छीहल है। ये प्रश्न बन सकता है तो इनको ध्यान रखिएगा। निम्न में से नीतिकार कवि कौन है? हाँ, तो वो है छीहल कवि। छीहल की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है पंच सहेली 1518 ईस्वी, और बावनी जो है ये 1527 ईस्वी की रचना है। एक हमने पढ़ी थी डूंगर बावनी। तो डूंगर बावनी किसकी थी? डूंगर से डग डग कर रहे थे हम लोग। तो जो बावनी लोग होते हैं, जो पागल लोग होते हैं, जब वो अपने पद रखते हैं कहीं पे तो डगमगाते हैं। तो डूंगर बावनी पद्मनाभ की हो गई, और यहाँ पे केवल बावनी आया है। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी समझिएगा। कहते हैं जैसे यहाँ लिखा है ना छीहल, छीहल लिखा है, पूरा नाम है। इसको अगर हम तोड़ के पढ़े तो पढ़ेंगे छीहल, ठीक है ना। तो कहते हैं पंच सहेलियां 1518 की। कहते हैं कि 18 साल की 5 सहेलियां थी। 5 सहेलियां थी जिनकी एज थी 18 साल। अब याद हो गया पंच सहेली का समय कितना है? 1518। तो भाई 5 सहेली हैं जो कि 18 साल की हैं। ये पांचों सहेलियां जो हैं बावनी हो गई हैं। कहाँ, किसके पीछे बावनी हो गई हैं? 27 साल के हल के पीछे, एक हल वाले के पीछे जो है ये 5 सहेलियां जो 18 साल की हैं वो बावनी हो गई हैं। छी यार, ऐसे जैसे होता नहीं, जब ऐसी कोई बात होती है तो सब लोग थोड़ा सा इसको ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, तो कहते हैं छी यार, वो जो 5 सहेलियां 18 साल की थीं वो सब तो बावनी हो गई हैं एक 27 साल के हल के पीछे। हाँ, हल चलाने वाले के पीछे। तो छीहल से याद हो जाएगा छीहल की कौन कौन सी रचनाएं हैं। पंच सहेली हैं और बावनी है, और साथ ही साथ इनका समय भी याद रहेगा। आगे देखिएगा देवीदास। अगले जो नीतिकार कवि हैं वो हैं देवीदास। इनकी जो रचना है वो है राजनीति के कवित्व। राजनीति के कवित्व जो है वो देवीदास की रचना है। कहते हैं जो देवी के दास लोग हैं, जो देवियों के दास होते हैं वो राजनीति के कवित्व कहते हैं। भाई राजनीति के कवित्व कौन कहेंगे? देवी के जो दास होते हैं, जो दास लोग होते हैं। अच्छा, राजनीति तो नेता लोग करते हैं, लेकिन नेता लोग से ज़्यादा तो उनके चेले राजनीति करते हैं। जानते हैं कि नहीं? ये चीज़ होती है ना। तो वैसे याद रख सकते हैं जो देवी होती हैं, देवियों के जो दास होते हैं वो राजनीति के कवित्व कुछ ज़्यादा ही कहते हैं। देवियाँ तो कहती ही कहती हैं, उनसे ज़्यादा उनके दास कहते हैं। तो याद हो जाएगा
अगली रचना, अगले जो नीतिकार हैं वो हैं जमाल। जमाल की अगर हम बात करें तो इनका जो नीति काव्य ग्रंथ है वो है जमाल दोहावली, 1570 ईस्वी की है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ये तो नाम से ही है जमाल और जमाल दोहावली। तो आप लोग जमाल गोटा जानते ही है ना, जमाल गोटा अगर किसी चीज़ में डाल के खिला दिया जाए तो क्या होगा? फिर तो पेट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो याद रख सकते हैं कि 15 रुपए का जमाल गोटा, किसी कोई व्यक्ति है वो 15 रुपए का जमाल गोटा लेके आया और उसने जो है 70 लोगों को पिला दिया। 15 रुपए का जमाल गोटे ने 70 लोगों का क्या कर दिया? दिमाग खराब कर दिया। 70 लोगों पर असर दिखा दिया जमाल गोटे ने। 15 रुपए के जमाल गोटे ने 70 लोगों पर असर दिखाया। मतलब किसी भी जूस वगैरह में आप डाल देंगे और उस जूस में पूरा मिक्स कर देंगे, 70 लोगों को बांट दीजिए, तो 15 रुपए का जमाल गोटा है और 70 लोगों पर असर दिखा दिया अपना, तो 1570 याद हो जाएगा इसका समय। और इसकी रचना तो नाम से ही मिलती जुलती है, वो आसानी से याद रहेगी। नेक्स्ट में देखिएगा उदयराज। उदयराज की रचना है उदयराज को दोहा, 1603 ईस्वी में लिखी गई है। उदयराज नाम से ही पता चल जाएगा, इनकी रचना है उदयराज को दोहा। समय क्या है? 1603 ईस्वी। नेक्स्ट में है बान कवि। बान कवि की रचना है कलि चरित्र। बान कवि की रचना क्या है? कलि चरित्र है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वाजिद। वाजिद जो कि दादू के शिष्य हैं, वो वाले वाजिद। इनकी रचना है ग्रंथ गुड़ उत्पत्ति नामा, ग्रंथ प्रेम नामा, ग्रंथ गरज नामा और साखी वाजिद। आप लोग जानते हैं एक सिंगर हैं साजिद वाजिद, ठीक है, साजिद वाजिद एक सिंगर हैं, तो वहीं से आप कनेक्ट कीजिए साजिद वाजिद, तो ऐसा लग रहा है ना साखी से साजिद नाम कनेक्ट हो रहा है। तो साजिद वाजिद जो है वो दो लोग हैं, एक ही व्यक्ति नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं एक ही नाम है। तो साजिद वाजिद ये सिंगर हैं, बहुत फेमस सिंगर हैं, उनके सॉन्ग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो सर्च कीजिएगा अगर किसी को नहीं पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन है साजिद वाजिद। तो ये जो साजिद वाजिद हैं उन्हीं से याद करिएगा कि वही लोग रचनाएं लिखे थे। भाई सिंगर हैं तो गाने वाने लिखते ही होंगे, तो साजिद वाजिद जो है एक तो इनके नाम से ही है तो वो तो याद हो जाएगा, साखी वाजिद। तो जो साजिद वाजिद थे इन्होंने ग्रंथ के गुणों की उत्पत्ति की। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, दोनों ने मिलके एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ के गुणों की उत्पत्ति की और कहा कि ग्रंथ को प्रेम से पढ़ो। ग्रंथ को, जिस ग्रंथ के गुणों की उत्पत्ति इन्होंने की, कहा कि उस ग्रंथ को आप सभी प्रेम से पढ़िए, उस ग्रंथ को प्रेम से पढ़िए, गरज के मत पढ़िएगा। मतलब कहा जाता है ना, कोई भी पुस्तक को अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़िए उस पुस्तक को, तभी आपको समझ में आएगी। अब आप गुस्से में लेके किताब बैठ जाएंगे तो आपके दिमाग में कुछ घुसेगा? कुछ भी नहीं घुसेगा। तो कहते हैं उस ग्रंथ को प्रेम से पढ़ो, गरज के ना पढ़ो। ये कौन बताता है? साजिद वाजिद बताते हैं। एक ग्रंथ के गुणों की उत्पत्ति किए थे। फिर कहते हैं उस ग्रंथ को जब भी पढ़ना तो प्रेम से पढ़ना, गरज के मत पढ़ना। तो गरज हो जाएगा ग्रंथ गरज नामा, प्रेम से ग्रंथ प्रेम नामा। याद हो गई चारों रचनाएं। आगे देखिएगा, अगले हैं बनारसी दास जैन। इन्होंने लिखा है नवरस पद्यावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्ध कथानक, भाषा सूक्ति मुक्तावली। ये सारी की सारी रचनाएं बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है। नवरस पद्यावली, समय सार नाटक, बनारसी विलास, अर्ध कथानक, भाषा सूक्ति मुक्तावली। नेक्स्ट में है राज समुद्र। राज समुद्र की रचना है सालिभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, सील बत्तीसी और बालाव बोध। ये सारी की सारी रचनाएं राज समुद्र के द्वारा लिखी गई है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सालिभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, सील बत्तीसी, बालाव बोध। सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? राज समुद्र के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट में देखिएगा कुशल वीर। कुशल वीर की रचना है भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई। एक हमने पढ़ी है कर्म बत्तीसी। कहते हैं अगर आपको समुद्र का राज जानना है तो आप बस कर्म करते रहिए, बत्तीसी मत दिखाइए। तो कर्म करिए, बत्तीसी ना दिखाइए, तभी आपको जो है समुद्र के राज का पता चलेगा। तो राज समुद्र की रचना हो गई कर्म बत्तीसी, और यहाँ पे है कर्म चौपाई। जो लोग भाई कुशल होंगे वही कर्म से चौपाइयों की भी रचना कर सकते हैं। कर्म से चौपाई भी लिख सकते हैं कौन? जो कुशल होंगे, वीर होंगे। तो कर्म चौपाई कुशल वीर की हो गई। वर्णन संपुट
ये भी रचना कुशल वीर की है। और लास्ट है उद्यम कर्म संवाद, ये भी रचना किसकी है? तो कुशल वीर की ही रचना है। कौन कौन सी है? भोज चौपाई, सीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुट और उद्यम कर्म संवाद, ये सारी की सारी रचनाएं कुशल वीर के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है आज की क्लास कैसी लगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं और बताते भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के कमेंट आए हैं जिनका नाम मुझे याद है। एक मधु करके कोई मैम थी, कोई मंजू करके आती हैं, उनके भी कई कमेंट आए हैं मेरे पे और सबको पसंद भी आता है। तो मैम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक निष्ठा मैम है जो डेली कमेंट करती हैं। एक विपिन करके सर आते हैं, विपिन यादव या विपिन कुमार, जो भी नाम है, सारे नाम तो मुझे नहीं याद आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। और एक अभिलाषा करके एक जो है मैम आती हैं। और बात करूँ तो एक सर हैं, अरविंद नाम है उनका, अरविंद यादव सर। और एक आती हैं रीता शेखर करके एक मैम है जिनका नाम मैंने देखा था। उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे और मैम को भी क्लास मेरी पसंद आई थी। एक पूनम पांडे मैम है। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो किसी दिन मौका मिलेगा मैं सभी के नाम लूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे जितने नाम याद आ रहे हैं मैं बता रही हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरी वीडियोस देखते हैं और मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि जितना भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊँ उतना आप लोगों को तुरंत का तुरंत याद हो जाए। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके बताया कीजिए कि जो है आपको क्लास कैसी लगी। इससे क्या होता है, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होती हूँ और मैं जो है अगर कुछ कमी भी होती है तो मैं उसमें और सुधार करने का प्रयास करती हूँ। तो अगर आप बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को और अच्छा करने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे। और कल जो है हमारा भक्तिकाल समाप्त भी हो जाएगा। तो कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा। कल की भी क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। शाम में मिलते हैं, शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।